Hello dear students and learner. My name is Shahnawaz Ahmed and today I am going to start 20th lecture of fluid mechanics. Okay? तो देखिए लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने देखा था जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है आपको, ये चैप्टर है आपको buoyancy and flotation. ओके तो इस चैप्टर में हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है व्हाट इज buoyant फोर्स, व्हाट इज buoyancy, हाउ टू फाइंड द buoyant फोर्स, एपरेंट वेट का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देख रखा है, बहुत सारी इस तरीके के न्यूमेरिकल्स वगैरह ये सारी चीज़ें हमने देख रखा है। ठीक है, तो आज देखिए हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं उससे, और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। देखिए अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो ये पढ़ा कि बुओयंट फोर्स जो होता है वो होता है रो जी वी। तो कहीं ना कहीं बुओयंट फोर्स जो होता है वो डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट इज कि अगर किसी फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा होगी तो उस फ्लूइड की वजह से जो बुओयंट फोर्स लगेगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। इसी से अब छोटे छोटे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो सिंपल एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं। जैसे कोई शिप है जो सी वाटर में है, उसको अगर हम रिवर वाटर में लेके आएंगे तो क्या होगा। सी वाटर जो होता है वह सलाइन वाटर होता है और उसकी डेंसिटी रिवर वाटर की डेंसिटी से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यानी कि सी वाटर में जब वो शिप होगा तो उसका वेट नहीं चेंज कर रहा है क्योंकि शिप सेम है तो वेट भी सेम है। लेकिन हाँ, सी वाटर में सी की वजह से उसके ऊपर जो बुओयंट फोर्स लगेगा वो बुओयंट फोर्स क्या होगा, रिवर वाटर की कंपैरिजन में ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि रिवर वाटर की डेंसिटी कम होती है और सी वाटर की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसी वजह से जब आप उस शिप को सी से रिवर में लेके आओगे तो वेट ऑफ द शिप तो सेम ही है, एफ बी फोर्स कम हो गया, यानी वो शिप थोड़ा सा क्या होगा, डाउनवर्ड जाएगा और फ्लोट करेगा, यानी कि डेप्थ ऑफ सबमर्जेंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। ठीक इसी तरीके से अगर आपको कहा जाए कि एक शिप है उसमें बहुत सारे पत्थर हैं, आपने पत्थर उठा के फेंकना शुरू कर दिया, तो देखो इस बार क्या है, फ्लूइड नहीं बदला है इसलिए बुओयंट फोर्स नहीं बदलेगा। लेकिन जब फ्लूइड शिप के अंदर का सामान बाहर फेंकोगे तो शिप का जो वेट होगा, जो mg डाउनवर्ड होगा, वो डिक्रीज करेगा, तो वो शिप थोड़ा ऊपर चला आएगा। सिमिलरली इसी तरीके से अब इसमें देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो बहुत सिंपल, इसका जवाब भी दे दिया जाता है, लेकिन कई बार इंटरव्यू में भी इसको पूछा जाता है कि आप इसको प्रूफ करके बताओ कि ऐसा कैसे हो रहा है। जैसे आपसे कहा गया, सपोज दैट मान लीजिए कि एक कंटेनर है या एक ग्लास है समझो, और इसके अंदर वाटर है। जब वाटर इसके अंदर था, आपने क्या किया, सपोज दैट वाटर था, मैंने कहा कि देखिए इसके अंदर क्या है, वाटर फिल्ड है। ठीक है, इसके अंदर वाटर है, ये हमने बना दिया आपको। ठीक है, अब सिंपली जैसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे एक वाटर है उसके अंदर हमने आइस क्यूब को डाला, तो आइस क्यूब को डालने के बाद वाटर का लेवल चेंज करेगा। ठीक है, लेकिन क्या आइस क्यूब के पिघलने के बाद वाटर का लेवल चेंज होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो देखो डायरेक्टली जवाब देने से अच्छा है कि हम आपको प्रूफ करके दिखा दें कि अगर हमने एक आइस क्यूब को डाला वाटर पर तो वाटर का लेवल चेंज होगा, लेकिन जब आइस पिघल जाएगा तो लेवल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो सपोज दैट मैंने माना कि ये वाटर था और इसके ऊपर देखिए मैंने क्या किया है, एक आइस क्यूब जो है, और इस आइस क्यूब को क्या किया है, सपोज दैट डाल दिया है। ठीक है, ये एक आइस क्यूब है, तो जैसे ही आइस क्यूब डाला होगा हमने, वाटर लेवल चेंज हुआ होगा। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि जब ये आइस मेल्ट करेगा तो क्या ये लेवल चेंज करेगा कि नहीं, तो जवाब होगा नहीं करेगा। इसके लिए हम आपको एक सिंपल डायग्राम बना के समझाते हैं कि क्यों नहीं करेगा। सपोज दैट देखिए मैंने क्या किया, मैंने कहा ये वाटर है और इसके अंदर आपने एक आइस क्यूब डाला है और आपको पता है कि आइस क्यूब वाटर में डूबता नहीं है। ठीक है, ये आपको क्या है, दिस इज दी आइस क्यूब, और ये क्या है आपको, वाटर। ठीक है, तो अब देखिए आइस क्यूब कभी भी डूबेगा नहीं, पूरा आइस क्यूब इसके ऊपर फ्लोट करेगा। दैट इज कि आइस क्यूब का कुछ पोर्शन, और कितना पोर्शन, तो हम कह सकते हैं ना कि आइस क्यूब का इतना पोर्शन वाटर में क्या होगा, डिप्ड होगा। दैट इज कि जितना ये ब्लैक शेडेड रीजन का वॉल्यूम होगा उतना ही
फ्लूइड वाटर क्या हुआ होगा, डिस्प्लेस हुआ होगा ताकि आइस आ जाए। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए क्या ये लेवल चेंज करेगा कि नहीं करेगा, तो जवाब होगा नहीं। क्यों, तो देखिए इसके लिए सिंपल फंडा बताते हैं। सबसे पहली चीज याद रखो, जब आइस पिघलेगा यानी बिफोर मेल्टिंग आइस जो लेवल है, आफ्टर मेल्टिंग आइस जो लेवल होगा वो सेम होगा कि नहीं। तो देखो आइस पिघलेगा तो क्या चीज है जो हमेशा सेम रहेगी, देखो वॉल्यूम मत बोलना, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि आइस की वॉल्यूम वाटर से क्या होती है, ज्यादा होती है। ना समझ में आए, एक बोतल लो, थोड़ा खाली जगह करके पानी भर के रख दो फ्रीज में, जब आइस बनेगा तो आइस ज्यादा होगा, वाटर कम था। ठीक है, तो वॉल्यूम तो सेम नहीं होगा। क्या चीज सेम होता है, याद रखिएगा, मास शुड बी कंजर्व्ड। ठीक है, मास इज कंजर्व्ड। सबसे पहली चीज क्या समझ में आई कि आइस में और जब वो पिघल के वाटर बनेगा तब मास हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, मास आपका चेंज नहीं करेगा। दैट इज कि मास बिफोर मेल्टिंग ऑफ आइस जो होता है वो मास आफ्टर मेल्टिंग ऑफ आइस के बराबर होता है। क्लियर है। अब देखिए आफ्टर मेल्टिंग ऑफ आइस का मतलब वाटर बन चुका होगा। ठीक है, तो अब इस चीज को ध्यान से देखिए, मास को क्या लिख सकते हैं हम लोग, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ आइस, ठीक है, इनटू डेंसिटी ऑफ आइस, ठीक है, इज इक्वल टू, बिफोर मेल्टिंग था इसलिए आइस लिखा हमने सॉलिड के केस को, लेकिन जब मेल्ट कर जाएगा तो वाटर हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, ये दोनों आपस में बराबर होगा। कैसे पता चला, तो कंजर्वेशन ऑफ मास से। इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, पहला फंडा। दूसरा फंडामेंटल अभी आपको मैंने सिखाया है कि अगर कोई चीज फ्लोट कर रही है, इसका मतलब इस पूरे बॉडी का mg और इसके ऊपर लग रहे Fb फोर्स का वैल्यू, Fb फोर्स का वैल्यू आपस में क्या होगा, बराबर। दैट इज क्या आप लिख सकते हो कि Fb बराबर mg ऑफ आइस होना चाहिए, तभी तो फ्लोट कर रहा है। अब आप देखो Fb क्या होता है, रो। रो किसका, जो फ्लूइड है उसका। तो हम ऐसा करते हैं, वाटर के इसको यहां पर हम फ्लूइड लिख रहे हैं। ठीक है, तो रो F, ठीक है, या फिर रो F हो गया। अब G इंटू V, V कितना लेना है, V वो लेना है जो फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हुआ होगा। ठीक है, या वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड लो, या वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड लो, इसीलिए वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड नीचे लिख दिया। ये हो गया बॉइंट फोर्स। mg ऑफ आइस क्या होगा, तो m को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ आइस इनटू डेंसिटी ऑफ आइस इनटू g। मास को हमने वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख दिया। अब देखो g एंड g क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट। क्या पता चला, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, या ये कहो कि डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड जो है, यहां पर तो वाटर ही लिया तो वाटर ही रहने दो, कोई बात नहीं, फ्लूइड तो वाटर ही है। तो डेंसिटी ऑफ द वाटर लिखा हमने यहाँ पे, तो डेंसिटी ऑफ द वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बराबर वॉल्यूम ऑफ द आइस इनटू डेंसिटी ऑफ द आइस। दिस इज इक्वेशन 2। एंड नाउ you can easily see the relation between equation 1 and equation 2. Here volume of the ice into rho ice is equal to this one, and here volume of the ice into rho ice is equal to this one. That is from equation 1 and 2. From equation 1 and 2 we can say that rho w into volume of the fluid displaced must be equal to वॉल्यूम ऑफ दी वाटर। ऐसा करो, ये कौन वाला वाटर था, आफ्टर मेल्टिंग जो बनता, आफ्टर मेल्टिंग, तो यहां लिख देते हैं वाटर आफ्टर मेल्टिंग, यानी कि आइस के मेल्ट होने के बाद जो वाटर बनता उसका वॉल्यूम है, और उसके साथ जो डेंसिटी है, तो डेंसिटी तो वाटर ही है, तो डेंसिटी वाटर को कैंसिल आउट कर दिया। क्या पता चला, पता ये चला कि वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द
water after melting both are same. It means that, अब देखो कहने का मतलब ये है, जैसे ही हमने इस आइस को इसमें डुबाया उसकी वजह से जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ था उसका वैल्यू और आइस के पिघलने के बाद जो वॉल्यूम मिला उसका वैल्यू दोनों बराबर है। तो इस देखो यहां पर जो भी जगह था उतना ही पानी आ गया, तो लेवल पर क्या फर्क पड़ेगा? तो यहीं से पता चला कि लेवल विल नॉट चेंजेस। तो आपको एक क्वेश्चन का जवाब मिल गया। देखिए ये मैंने एक्सप्लेन इसलिए किया है क्योंकि कई सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जिनके इंटरव्यू का काफी वेटेज है, जैसे इसरो, बार्क, डीआरडीओ, अभी डीआरडीओ का फॉर्म भी आया है। तो ऐसा नहीं है कि उनके एग्जाम्स में आपको बहुत टिपिकल क्वेश्चन से शुरुआत किया जाएगा, बहुत बेसिक लेवल से पूछा जाता है। तो उनमें एक क्वेश्चन ये भी है, आपसे पूछा जाएगा तो आप ऐसा नहीं कि जवाब दे दोगे तो मान लिया जाएगा। एक एक डेढ़ घंटे का इंटरव्यू चलता है और उसमें डायरेक्टली बोला जाता है आपको कि आप एक्सप्लेन कीजिए, प्रूफ करके दिखाइए कि लेवल चेंज नहीं हो रहा। तो आपको ऐसे प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो होप सो कि ये समझ में आया होगा, काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब बॉयंसी से रिगार्डिंग बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे देखो आपसे कहा जाता है, मान लो किसी ने कह दिया, कभी सोचना घर पे बैठ के कि ऐसे सवाल नहीं पूछे जा सकते हैं। जैसे आप अगर नॉर्मली ऐसे ही वाटर में कूद जाते हो तो डूब जाते हो, लेकिन जब आप उसमें तैरना जानते हो तो आप नहीं डूबते हो, ऐसा कैसे? तो कोई पूछे कि तैरते वक्त कोई बंदा क्यों नहीं डूबा और बिना तैरते हुए डूब क्यों गया, तो देखो सिंपल सी चीज है, मैंने एक ही चीज सिखाया है। बुओयंट फोर्स जो होता है वो वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के बराबर होता है। तो जब आप नॉर्मली कूदते हो, तैरना नहीं जानते हो, तो आपका वेट बुओयंट फोर्स से ज्यादा होता है, तो आपका वजन ज्यादा है, इसलिए तुम डूब गए। लेकिन जब तुम तैरना जानते हो तो क्या करते हो? तैरने वाले को देखा होगा, जो तैराक होता है वो फ्लूइड को काटता है, हाथ से पानी को डिस्प्लेस करता है। दैट इज कि कहीं ना कहीं वो ये जानता है कि हाउ टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, यानी कि जब वो तैरता है तो अमाउंट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड जो होता है उसके वैल्यू को इंक्रीज करता है। इसीलिए तो देखते हो जब लोग तैरते हैं तो हाथ और पैर से पानी काटते हैं। काटने का मतलब अमाउंट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड जब इंक्रीज करेगा तो अमाउंट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वेट क्या होगा? इंक्रीज करेगा, और जितना वेट होगा उतना ही बुओयंट फोर्स होगा। दैट इज कि देखो तुम अपने वजन को तो कम या ज्यादा नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ अपने बॉडी पर लग रहे बुओयंट फोर्स को क्या कर सकते हो? इंक्रीज कर सकते हो। तो अगर कोई पूछे इंटरव्यू में कि बताइए तैरते वक्त क्यों नहीं डूबते हैं, तो आप कहोगे कि जब तैरते हैं तो अमाउंट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड जो होता है उसको हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, और उसको इंक्रीज करने पर क्या होता है कि अमाउंट ऑफ वेट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड जो होता है वही बुओयंट फोर्स होगा, और जब बुओयंट फोर्स इंक्रीज होगा तो हम लोग फ्लोट करने लग जाएंगे। दैट इज के mg और fb बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल। अगर कोई सिंपल डेड बॉडी है, उसको हमने पानी में डाला, वो डूब गया, ठीक है, या कोई बंदा पानी में डूब के मरा, नीचे जाके बैठ गया, लेकिन जब वो मर जाता है तो कुछ टाइम के बाद उसकी डेड बॉडी वाटर के ऊपर कैसे चली आई, है ना सवाल। तो देखो सिंपल सा फंडा है, जब कोई बॉडी डेड कर जाती है तो उसके बॉडी के अंदर पहली चीज तो ये है कि वाटर तो जाता ही है, बॉडी के अंदर वाटर तो फील होता ही है, पानी तो पी ही लेता है उसका फेफड़ा। उसके अलावा भी उसके बॉडी के अंदर माइक्रोब्स ऑलरेडी अवेलेबल है। आपको पता है ना, कोई लाश है ज्यादा देर तक पड़ी रहेगी तो सड़ने लग जाती है, क्योंकि उसके अंदर बॉडी के अंदर माइक्रोब्स है और उसमें से स्मेल आने लगता है। स्मेल आने का मतलब उसके अंदर जो माइक्रोब्स हैं वो बॉडी को अंदर से क्या करने लग जाते हैं? सड़ाने गलाने लग जाते हैं, जिससे उसके अंदर गैसेस जनरेट करती हैं। तो वहां भी यही चीज है, पानी भी भरा, माइक्रोब्स ने बॉडी को खाना शुरू किया तो उसके अंदर डिजॉल्व्ड गैसेस उसके बॉडी के अंदर क्या है? गैसेस जनरेट करने लगी, तो बॉडी फूलने लग गया। बॉडी फूलने लगेगा तो देखो मास बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी। बॉडी फूलने लगने का मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इंक्रीज करने लग जाएगा, तो बॉडी की डेंसिटी क्या होने लग जाएगी? डिक्रीज होने लग जाएगी। और जैसे ही बॉडी की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से कम होगा या उसके बराबर होगा, बॉडी ऊपर आने लग जाएगी। मैंने फ्लोटिंग का कंडीशन पढ़ाया ना आपको। और जब इस कंडीशन पे आ जाएगा तो वो सतह पर चला आएगा। पहले क्या होगा? बॉडी की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी लगभग बराबर होगी, तो वो लाश जो डूबी हुई थी वो बीच में आ जाएगी, सस्पेंडेड पार्टिकल की तरह हो जाएगी। और जब होगा तो इस कंडीशन में आएगा, वो तैरने लग जाएगी। तो अगर कोई ऐसा सवाल आपसे पूछे तो आप सिंपली ऐसे जवाब दे देंगे। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गई कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट्स की बातें।
आज हम लोग इसके आगे चलते हैं एक नए फंडामेंटल की तरफ, ठीक है, नए कॉन्सेप्ट की तरफ। तो आज हम लोग जो स्टडी करेंगे उसका नाम है इक्विलिब्रियम एंड टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो हम लोगों को पढ़ना जरूर है स्टेबिलिटी ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी एंड फुल्ली सबमर्ज्ड बॉडी, लेकिन स्टेबिलिटी को अगर सीखना है कायदे से तो आपको इक्विलिब्रियम के बारे में पता होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले हेडिंग देंगे कि अभी हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, इक्विलिब्रियम एंड टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम एंड टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। क्लियर है? ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम जो होती है वो बेसिकली दो टाइप की होती है। एक होती है ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, जैसे देखो बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे सपोज दैट मान लो ये कोई बॉडी है और ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ही इस तरीके से रोटेट कर रहा है, ठीक है, लेकिन इस बॉडी में कोई लीनियर मोशन है, ये इस तरीके से मूव तो नहीं कर रहा है जैसे आपका फैन एक ही पॉइंट पर ऐसे ऐसे घूम रहा है। दैट इज की सिंपल सा फंडा याद रखोगे, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम जो वर्ड बना है वो ट्रांसलेशन से बना है, यानी लीनियर मोशन से। तो अगर किसी बॉडी पर फोर्सेस का समेशन क्या हो, जीरो हो, तो उस बॉडी को हम लोग किस में कहेंगे, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में कहेंगे, ठीक है। और सेकंड नंबर है रोटेटरी इक्विलिब्रियम, ठीक है। रोटेटरी इक्विलिब्रियम का मतलब ये है जैसे ये एक बॉडी है, मान लो ये ऐसे मूव कर रहा है लेकिन अपने पोजीशन पे रोटेट तो नहीं कर रहा है ना, ठीक है, रोटेशन तो नहीं कर रहा है ना। तो अगर आप कहोगे कि मोमेंट जीरो होगा तो मेरी बॉडी किस में होगी, रोटेटरी इक्विलिब्रियम में होगी। और अगर किसी बॉडी के पास ये दोनों होगा तब बॉडी कहलाएगी कि वो बॉडी इज अंडर इक्विलिब्रियम, ठीक है। यानी कि अगर कोई पूछे कि कोई भी बॉडी कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में कब होगी, जब उस बॉडी के पास ये दोनों मौजूद होगा, ठीक है। जैसे एक फैन, अगर फैन रुका हुआ है तो उसके पास ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम भी है, रोटेटरी इक्विलिब्रियम भी है, लेकिन फैन ऑन कर दिया तो उसके पास केवल और केवल कौन सा इक्विलिब्रियम है, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम है, रोटेटरी इक्विलिब्रियम नहीं है, ठीक है। और टोटल इक्विलिब्रियम का मतलब ही है कि उसके पास फोर्स का और मोमेंट का दोनों का इक्विलिब्रियम होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो अब ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, सपोज दैट ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है, बहुत सिंपल सा फंडा है। आपने एक शिप बनाया, आपने शिप को किसी तरीके से पानी में जैसे उतारा, आप क्या चाहोगे, आपका शिप किस में होना चाहिए, इनिशियली तो वो दोनों में होना चाहिए ना। पता चला शिप रखा और अपने आप इधर उधर ऐसे ऐसे भागने लग गया, मतलब उस शिप के पास ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम नहीं है। लेकिन अगर शिप को रखा, इधर उधर तो नहीं भाग रहा है, शिप अपने ही जगह पर ऐसे ऐसे रोटेट करने लग गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि उस शिप के पास रोटेटरी इक्विलिब्रियम नहीं है। तो इनिशियली हम क्या चाहेंगे कि मेरा शिप किसमें हो, इक्विलिब्रियम में हो। उसके बाद फिर हम मोटर इंजन चालू करेंगे और शिप को जिधर ले जाना चाहेंगे उधर ले जाना है हम लोगों को, और वो तब होगा जब हम किसको डिस्टर्ब करेंगे, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम को। रोटेटरी इक्विलिब्रियम तब भी डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम को इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि पहले ही समझ जाओ कि टोटली अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसके पास ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम भी होगा और रोटेटरी इक्विलिब्रियम भी होगा, ठीक है। तो अब देखिए, अगर अब हम लोग इक्विलिब्रियम को समझ चुके हैं तो अब हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होते हैं, ठीक है। यानी आपका इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल है, अनस्टेबल है या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में सबसे पहला नंबर है जिसको कहा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि मेरा इक्विलिब्रियम स्टेबल है कि नहीं है, तो देखो सिंपल सी बात है। स्टेबल का मतलब क्या है, कोई भी चीज स्टेबल है ये तब पता चलती है जब आप उसको डिस्टर्ब करोगे। जब तक तुम डिस्टर्ब नहीं करोगे तब तक ये नहीं पता चलेगा कि जो उसकी इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल है कि नहीं है,
क्यों? क्योंकि देखो इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट मैंने एक इस शेप का एक वेसल बनाया और यहां पर मैंने एक बॉल रख दिया, सपोज दैट, ठीक है, जिसका पोजीशन ये था। मैंने इसको डिस्टर्ब किया और डिस्टर्ब करके कहां लेके चले आ गए, इसको हम यहां लेके चले आ गए, ठीक है, डिस्टर्ब करके, आफ्टर डिस्टर्बेंस, ठीक है। और जैसे ही हम इसके ऊपर से डिस्टर्बेंस हटाएंगे क्या होगा, बॉल ऐसे ऐसे रोटेट करेगा लेकिन फाइनली फिर आकर के कहां रुकेगा, ए पर ही रुकेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आफ्टर डिस्टर्बेंस द बॉडी विल रीगेन इट्स ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन, देन द बॉडी इज अंडर स्टेबल इक्विलिब्रियम। इज दैट क्लियर? दैट इज, क्या पता चला, इसका मतलब ये है कि आप ये कह सकते हो, इसी के ऊपर लिख दे रहे हैं, इसका मतलब ये है आफ्टर डिस्टर्बेंस द बॉडी विल regain its ओरिजिनल कहो या इनिशियल कहो, its initial equilibrium position. After disturbance the body will regain its initial equilibrium position, then the body is under स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। हम कह सकते हैं ना कि मेरी बॉडी किस में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। अब ये तो बात ये है कि देखो ये एक ऐसा एग्जांपल है, बहुत लोग बताते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा एग्जांपल देते हैं आपको, सर ये सब तो ठीक है, आप एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल बताओ जो हम लोग देखते हैं। तो देखो तुम लोगों को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताते हैं, ठीक है, और होप सो कि आप सब लोगों ने ये एग्जाम्पल देखा होगा, ठीक है। एक खिलौना बिकता है मार्केट में, बलून जैसा, ठीक है, प्लास्टिक का बैलून होता है, इस तरीके से प्लास्टिक का बना हुआ खिलौना होता है, आप सब लोगों ने देखा होगा, और उसके ऊपर लिखा होता है हिट मी, ठीक है। अगर इस खिलौने को आप लोगों ने देखा होगा तो इसको कितना भी डिस्टर्ब करो, छोड़ोगे तो फिर से वो कौन सा पोजीशन एक्वायर करेगा, इसी पोजीशन में आता है कि नहीं आता है, याद करो। ये एक ऐसा खिलौना है जिसको तुम जितना डिस्टर्ब करना है कर लो, दोबारा लौट के जब देखोगे तो देखोगे ऐसा ही होगा। तुम इसको पकड़ो और खींच के नीचे ले आओ, लेकिन जैसे छोड़ोगे फिर ऐसे हो जाएगा। लेकिन अभी नहीं कि चाकू से मार देना, कहना सर अब नहीं हुआ, समझ में आया? तो कहने का मतलब क्या है कि इसको जितना भी डिस्टर्ब करोगे ये लौट के आएगा और फिर से उसी पोजीशन को एक्वायर करेगा जिस पोजीशन में ये पहले था। दैट इज कि ये बॉडी जो बनाया गया है, ये बॉडी कैसा है, तो इस बॉडी का इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। समझ में आ रहा है? ठीक है, और ये बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल एग्जांपल है। तो अब समझ में आया कि आफ्टर डिस्टर्बेंस द बॉडी विल रीगेन इट्स ओरिजिनल या इट्स इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन, देन द बॉडी इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम बॉडी। कैसे होगा समझ में आ गया? ठीक है, ये एग्जांपल अगर आपको याद रहेगा आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए, तो पहला मैंने आपको बता दिया स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, दूसरा ठीक इसी का अपोजिट ऐसे बना दे। मान लो मैंने एक बॉडी बनाया और यहां पर किसी तरीके से एक बॉल को किसी तरीके से सेट कर दिया पोजीशन बी पर। ठीक है, अब ये बताओ मैंने इनिशियली फॉर अ टाइम बीइंग, फॉर अ इंस्टेंट किसी तरीके से सेट कर दिया, तो क्या ये उस वक्त तो दिख रहा है, ना ही मोशन रोटेशन कर रहा है, ना ही वो ट्रांसलेशन कर रहा है उस वक्त के लिए, मतलब इस वक्त के लिए, इस इंस्टेंट के लिए तो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन क्या इसका इक्विलिब्रियम स्टेबल है? फूंक भी दोगे तो ये बॉडी क्या होगी, डिस्टर्ब होगी, एंड बॉडी विल नेवर केम बैक टू इट्स ओरिजिनल और इट्स इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन। यानी कि आप कह सकते हो, इसका मतलब ये है, आप कह सकते हो कि आफ्टर डिस्टर्बेंस if the body will
never came back to its initial equilibrium position, then the body is under unstable equilibrium condition। आप कह सकते हो ना। तो अब समझ में आया, क्योंकि देखो बॉडी को डिस्टर्ब करोगे तो नया पोजीशन कुछ एक्वायर करेगा, लेकिन इस पोजीशन पे तो लौट के नहीं आएगा, जिंदगी में नहीं आएगा। ठीक है, अब कहोगे सर इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल। बहुत सिंपल, अभी थोड़ी देर पहले बनाया था ना, उसी को बना लो, लेकिन उल्टा कर दो उसको। ठीक है, इस बार आपने क्या किया, हिट मी को उल्टा कर दिया। ठीक है, इसको अगर तुम उल्टा कर दोगे तो आपको फॉर अ टाइम बिंग मान लो किसी तरीके से तुमने सेट कर दिया, लेकिन जरा सा भी उसको हिलाओ डुलाओगे तो कभी भी लौट के इस पोजीशन में तो नहीं आएगा। मतलब ये बॉडी किस में है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। जब किससे पहले क्या देखा था हमने, सीधा रहता था तो हमेशा लौट के उसी पोजीशन में आता था। तो पहला आपको टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या पता चला, स्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकंड टाइप इक्विलिब्रियम का क्या पता चला, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, एंड थर्ड वन जो है वो क्या है आपका, देखिए उसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रली स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। न्यूट्रली स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, या ये आप कह सकते हो न्यूट्रल स्टेबिलिटी। सिंपल लिखिए, न्यूट्रल स्टेबिलिटी। ठीक है, मतलब क्या है, देखिए सिंपल, मान लीजिए यहां पर एक बॉडी है, पोजीशन ए पर है, आप इसको डिस्टर्ब करोगे, जैसे ही डिस्टर्ब करोगे एक नया पोजीशन एक्वायर करेगा, ये पोजीशन बी है, फिर डिस्टर्ब करोगे एक नया पोजीशन एक्वायर करेगा, पोजीशन सी है। मतलब ये है कि ये एक ऐसा इक्विलिब्रियम कंडीशन है जिसमें आफ्टर डिस्टर्बेंस, यानी आफ्टर ईच एंड एवरी डिस्टर्बेंस द बॉडी विल रीगेन न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन। आप कह सकते हो इसमें, इसका मतलब क्या हुआ, ये वो चीज है, मतलब आप कह सकते हो कि आफ्टर डिस्टर्बेंस, आफ्टर ईच डिस्टर्बेंस the body will gain new equilibrium position, then the body is under neutral stable condition। ठीक है, या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखिए, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, तो आपको ये तीनों समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसका कोई एग्जांपल देखना चाहो तो कई बार आपने देखा होगा बारिश के दिनों में कहीं पर पानी बह रहा है और उसमें कोई लकड़ी का टुकड़ा है या कुछ ऐसा है, ऐसे करके तैर रहा है। जब वो किसी चीज से टकराता है ऐसे हो जाता है, फिर तैरता है, फिर नया, जितनी बार किसी चीज से टकराएगा नया पोजीशन लेता है और वैसे ही तैरने लग जाता है। मतलब वो बॉडी जो है उसकी इक्विलिब्रियम कैसी है, वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। हर बार हर डिस्टर्बेंस के बाद एक नया नया इक्विलिब्रियम पोजीशन वो क्या कर रहा है, अक्वायर कर रहा है। तो आपको क्या है इक्विलिब्रियम ये समझ में आया होगा, और क्या समझ में आया होगा कि टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम होता है, और ये मैंने इसलिए बताया है ताकि आप पहले ही समझ जाओ। अगर आप कोई भी चीज डिजाइन कर रहे हो, कोई जरूरी नहीं कि शिप की बात करें। ठीक है, आपको अगर कोई भी व्हीकल भी डिजाइन करना है तो आप चाहोगे कि आपका व्हीकल क्या होना चाहिए, इस कंडीशन पे होना चाहिए। यानी कि पता चला कि व्हीकल था, जरा सा कोई टकराया और व्हीकल उल्टा हो गया, व्हीकल गिर गया, उसका इक्विलिब्रियम चेंज हो गया। ठीक है, माना कि होता है लेकिन एक टाइम लिमिट के या एक लिमिट तक डिस्टर्बेंस के बाद होगा। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज हम लोग डिजाइन करना चाहेंगे तो किस पर डिजाइन करना चाहेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे। शिप बनाया, रखा ही था कि एक लहर आके टकराई और शिप उल्टा हो गया, मतलब उसका इक्विलिब्रियम स्टेबल था।
जरा सा डिस्टरबेंस हुआ, वो दोबारा लौट के अपनी मीन पोजीशन पे नहीं आया। लेकिन देखो जितने भी आपको नेवी के शिप होते हैं वो समुंदर में चलते हैं और समुंदर में तूफान आ रहा, आंधी बारिश सब हो रहा है, तूफान आता है, शिप ऐसे ही होता है फिर सीधा हो जाता है, ऐसे होता है फिर सीधा हो जाता है। दैट इज कि कितना हेवी डिस्टरबेंस होता है, फिर भी बार बार उसका इक्विलिब्रियम इतना अच्छा है कि वो बार बार अपने इक्विलिब्रियम को क्या कर लेगा, उसका इक्विलिब्रियम इतना स्टेबल है कि अपने पोजीशन को बार बार गेन कर लेगा। ठीक है, तो देखिए आपको ये समझ में आ गया। अब देखिए इससे थोड़ी सी बात और करते हैं, क्योंकि यहां से एक बहुत इंटरेस्टिंग एक फंडामेंटल पता चलेगा। देखो एक तो तरीका है कि हम मैथमेटिकली भी उसको बता सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि हम आपको उसको डायरेक्टली कॉन्सेप्ट से भी बता सकते हैं। देखिए यहीं से निकाला जाता है चीजों को। तो देखो अब इतना तो समझ में आ गया कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा इसी स्टेबिलिटी पर। तो देखो समझने के लिए ये पहला डायग्राम है, ठीक है, ये दूसरा डायग्राम है, ये तीसरा डायग्राम है। ठीक है, आप देख रहे होंगे, ठीक है, कि ये जो हमने बनाया है फिगर ये मोर स्टेबल है। ठीक है, और ये वाला फिगर कैसा है, लेस स्टेबल का है, और ये इंटरमीडिएट है इन दोनों के। ठीक है, अब देखो मोर स्टेबल का क्या मतलब हुआ कि जैसे इस बॉडी को यहां लाके छोड़ेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, ये बॉडी इस पोजीशन को एक्वायर करेगा। ये बताओ इसके कंपैरिजन में जल्दी करेगा या देर में? तो देखो इसमें क्या होगा, जैसे छोड़ोगे बहुत जल्दी उसका ऑसिलेशन होगा और ये क्या करेगा, इस पोजीशन को एक्वायर कर लेगा। यानी कि मोर स्टेबिलिटी का मतलब होता है लेस पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, दैट इज कि अगर कोई बॉडी हाईली स्टेबल है तो उसमें जो ऑसिलेट करने का यानी डिस्टर्ब होगा और लौटने, एक बार डिस्टर्ब हुआ और लौटने, इन दोनों में जो टाइम लगता है उसको कहा जाता है टाइम पीरियड। यानी कि मोर स्टेबल होगा तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, बहुत कम होगा रीगेन करने के लिए पोजीशन। लेकिन लेस स्टेबल का मतलब क्या है, लेस स्टेबल का मतलब है मोर पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, दैट इज कि अगर कोई बॉडी लेस स्टेबल है तो उसमें आपको उसी पोजीशन को रीगेन करेगा, लेकिन उसमें टाइम जो है ज्यादा लगेगा। अब ये इसलिए बताया है क्योंकि देखिए जब हम आगे आपको पढ़ा देंगे फ्लोटिंग बॉडीज को, स्टेबिलिटी को, तो हम लोग बात करेंगे कि वॉरशिप एंड पैसेंजर शिप में ज्यादा स्टेबल किसको बनाना है। ठीक है, और अगर ज्यादा स्टेबल बनाना भी है तो क्यों, सेम स्टेबल क्यों नहीं बना सकते हैं, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए तो उस पर हम लोग बात करेंगे। तो यहां से भी रिलेट कर सकते हैं और इसके आगे जो जाएंगे वहां से भी। तो आपको केवल इतना याद रखना है, मोर स्टेबल होगा तो उसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कम होगा, और लेस स्टेबल होगा तो उसमें पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। और ये हम लोग मैथमेटिकली भी लेके आएंगे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो अगर आप वॉरशिप बना रहे हो तो वॉरशिप जो डिजाइन किया जाता है वो बैटल कंडीशन के लिए है, और पैसेंजर शिप जो है वो डिजाइन किया जाता है, उसका क्राइटेरिया दो है, एक ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा कंफर्ट। ट्रांसपोर्टेशन प्लस कंफर्ट। आपको कहा जाए 24 घंटे की जर्नी करनी है और एक ऐसे व्हीकल में करनी है जो बहुत तेजी में ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, तो क्या आप उस पर जर्नी कर पाओगे? नहीं। लेकिन देखो वॉरशिप को इसलिए बनाया गया है कि वोस्ट से वोस्ट कंडीशन आ जाए, यानी ज्यादा से ज्यादा डिस्टरबेंस भी हो तो वो बॉडी बहुत जल्दी अपने ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर ले। दैट इज कि हाईली स्टेबल है। ठीक है, ये लेस स्टेबल है। तो वॉरशिप हाईली स्टेबल इसलिए बनाया जाता है कि वो डिजाइन ही किया गया है बैटल सिचुएशन के लिए, और उस पर जो बंदे होते हैं वो नॉर्मल बंदे नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं, वो सिंपली दे आर हाईली ट्रेन्ड पर्सन, उनको ट्रेनिंग दी गई है उस बात के लिए, और वो बैटल के लिए बनाया गया है। वहां आप कंफर्ट नहीं ढूंढ सकते हो। लेकिन पैसेंजर शिप है या कार्गो शिप है,
आपने उसको इतना स्टेबल बना दिया है, इतना डिस्टर्बेंस हो रहा है कि सारी चीजें आपस में बहुत तेजी में ऑसिलेट कर रही हैं, तो आपको कंफर्ट फील नहीं होगा। ट्रांसपोर्टेशन तो होगा बट कंफर्ट फील नहीं होगा। इसी वजह से पैसेंजर शिप को कभी भी बहुत ही ज्यादा हाईली स्टेबल नहीं बनाते हैं, या ये कहो कि वॉरशिप पैसेंजर शिप में हाईली स्टेबल वॉरशिप होता है और उससे कम स्टेबल होता है पैसेंजर शिप। ठीक है, क्योंकि पैसेंजर शिप में आपको ट्रांसपोर्ट प्लस क्या चाहिए, कंफर्ट चाहिए। क्लियर है? ठीक है, यहां से मैंने डायरेक्टली बता दिया है। और साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, जब मैथमेटिकली आगे देखेंगे तो फिर से इसको रिलेट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए इक्विलिब्रियम समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट बात करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटेशन में। इसको याद रखिएगा, नोट में याद रखेंगे। क्या है सबसे पहली चीज आपको क्या याद रखनी है, मैं बात कर रहा हूं किसके लिए, फॉर फुल्ली सबमर्ज्ड बॉडी के लिए। मैं फुल्ली सबमर्ज्ड बॉडी की बात कर रहा हूं। ठीक है, याद रखना, अगर कोई बॉडी फुल्ली सबमर्ज्ड बॉडी है, सपोज दैट एक रेक्टेंगुलर बॉडी है, ठीक है, इसको ऐसे मैंने डुबाया है, इसी रेक्टेंगुलर बॉडी को मैंने इस तरीके से ऐसे इसका ओरिएंटेशन चेंज कर दिया और डुबा दिया। ठीक है, इसी बॉडी का मैंने ओरिएंटेशन और चेंज कर दिया और डुबा दिया। ठीक है, तो देखो ये क्यों बता रहे हैं, जैसे देखो ये है, इस बॉडी का सीजी ठीक इसके बीच में होगा, सेंटर पे। मैंने इस बॉडी को ना पूरा पानी में ऐसे डुबा दिया। ठीक है, तो जब हम इसको पूरा पानी में ऐसे डुबाएंगे तो इसके शेप के बराबर, ये अपने शेप के बराबर, देखो इस बॉडी का वजन कहां पर होगा वो एक अलग मैटर है, वो डिपेंड करेगा कि हम उसका वेट कहां पर रखना चाहते हैं। यहां पर ज्यादा मटेरियल कर देंगे तो बॉडी का सीजी इधर आ जाएगा। ठीक है, तो बॉडी का सीजी कहां, उससे कोई मतलब नहीं है। हम केवल इतना बताना चाह रहे हैं कि जब हम बॉडी को डुबाएंगे तो वो अपने शेप के बराबर फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा, और फ्लूइड जो डिस्प्लेस हुआ है वो रेड कलर से है, और इस रेड कलर का जो सेंटर होगा वही क्या होगा, सेंटर ऑफ बॉयंसी। ठीक है, इस बार मैंने उसी बॉडी को क्या किया है, उसका ओरिएंटेशन चेंज कर दिया है। जब ओरिएंटेशन चेंज करेंगे तो अभी भी जो फ्लूइड डिस्प्लेस होगा उसका शेप क्या होगा, वही रेक्टेंगुलर शेप होगा, और उस रेक्टेंगल का सीजी अभी भी कहां पर एक्ट करेगा, ठीक उसके बीच में ही करेगा, डेट इज की वही पॉइंट होगा। अभी इसका ओरिएंटेशन और चेंज कर दिया तो अभी भी वो अपनी ही शेप के बराबर क्या करेगा, फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा, और B यानी सेंटर बॉयंसी अभी भी कहां पर होगा, वहीं पर होगा जहां पर पहले था। दैट इज क्या समझ में आया कि आफ्टर डिस्टर्बेंस सेंटर ऑफ बॉयंसी ऑफ द फुल्ली सबमर्ज्ड बॉडी विल नॉट चेंजेस। अगर कोई बॉडी फुल्ली सबमर्ज्ड बॉडी है, उस बॉडी पर कितना भी डिस्टर्बेंस लाओ, उस बॉडी पर जो सेंटर ऑफ बॉयंसी होगा उसका पॉइंट चेंज नहीं करता है। तुम पानी में पूरा खड़े लेट जाओ, तुम्हारे बॉडी के शेप पे बराबर पानी हटेगा, उसका सीजी वहीं पर होगा सेंटर पे। तुम उसको लेटा दो फिर भी सेंटर होगा। तो कहने का मतलब ये है, यहां से पहला पॉइंट क्या पता चला कि फॉर फुल्ली सबमर्ज्ड बॉडी आफ्टर डिस्टर्बेंस सेंटर ऑफ buoyancy will not changes। ये सबसे पहली चीज पता चली कि फुल्ली सबमर्ज्ड बॉडी में सेंटर ऑफ buoyancy कभी भी बदलता नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसी में अब हम दूसरा कंडीशन ले लेते हैं, किसके लिए, फॉर फ्लोटिंग बॉडी के लिए। ठीक है, फ्लोटिंग बॉडी का मतलब है कि उस बॉडी का कुछ पोर्शन बाहर होगा, कुछ पोर्शन इनसाइड होगा। ठीक है, तो देखो इस चीज को समझो। ठीक है, ये बॉडी थी, इसका अभी इतना पोर्शन जो है फ्लूइड में डूबा हुआ है, और जितना पोर्शन डूबा हुआ है इसी का जो सेंटर होगा, इसी का सेंटर पॉइंट जो होगा वो यहां पर B होगा, सेंटर ऑफ बॉयंसी। जैसे ही मैंने बॉडी को डिस्टर्ब किया, अब डूबा हुआ पोर्शन कितना है,
तो अब देखो डूबा हुआ पोर्शन क्या पहले ही जितना है या उसके कंपैरिजन में चेंज किया है। आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि सर जितना पोर्शन अब डूबा हुआ है उसका शेप, उसका जो पोर्शन है वो चेंज किया है, इसलिए अब एक नया सेंटर ऑफ बॉयंसी कहीं पर मिलेगा, एक न्यू मिलेगा बी, यानी ये बी और ये बी डैश दोनों अलग अलग पॉइंट होगा। ठीक है, अगर इसको वैसे ना समझ में आए तो तुम ऐसे देख लो। देखो सपोज दैट मैंने इस पेन को इस रेड पोर्शन तक डुबाया, ठीक है, मैंने इसको ऐसे कर दिया, तो अब जो डूबेगा वो रेड पोर्शन से थोड़ा कम ही डूबेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि फॉर फ्लोटिंग बॉडी आफ्टर डिस्टर्बेंस सेंटर ऑफ बॉयंसी विल कंटिन्यूअसली चेंजेस। ठीक है, तो यहां से क्या पता चला, यहां से पता चला कि फॉर फ्लोटिंग बॉडी आफ्टर डिस्टर्बेंस सेंटर ऑफ buoyancy will continuously changes। तो देखो ये मैंने क्यों बताया, तो याद रखिएगा जब भी आपसे कहा जाए कि फ्लोटिंग बॉडी की बात कर रहे हैं तो पहले ही समझ जाओ फ्लोटिंग बॉडी में सेंटर ऑफ बॉयंसी जितनी बार डिस्टर्ब करोगे उतनी बार सेंटर ऑफ बॉयंसी शिफ्ट करेगा, चेंज करेगा। लेकिन फुल्ली सबमर्ज्ड बॉडी में कितना भी डिस्टर्बेंस करो सेंटर ऑफ बॉयंसी विल नेवर चेंजेस। दैट इज द रीजन, दैट्स व्हाई द स्टेबिलिटी ऑफ द फुल्ली सबमर्ज्ड बॉडी इज checked from the reference point which is known as buoyancy point। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि फुल्ली सबमर्ज्ड बॉडी का जो स्टेबिलिटी हम लोग चेक करते हैं वो किस रेफरेंस पॉइंट के बेसिस पर करते हैं, तो सेंटर ऑफ बॉयंसी को देखते हुए करते हैं। लेकिन पार्शियली सबमर्ज या फ्लोटिंग बॉडी में अगर हम लोग स्टेबिलिटी स्टडी करने जाते हैं तो सेंटर ऑफ बॉयंसी से नहीं देखा जाता है, उसके लिए एक नया पॉइंट खोजा जाता है जिस पॉइंट का नाम होता है मेटा सेंटर। तो मेटा सेंटर को खोजने की जरूरत क्या पड़ी, समझ में आ गया? क्योंकि जब हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो मेरे को एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए और वो रेफरेंस पॉइंट सेंटर ऑफ बॉयंसी नहीं हो सकता है क्योंकि ये पॉइंट कंटिन्यूअसली डिस्टर्बेंस के साथ क्या होगा, चेंज करेगा। इसीलिए इस पॉइंट को मैंने नोट में बताया है। ठीक है, एक पॉइंट और है उसको भी आप नोट में याद रखेंगे। ठीक है, क्या चीज कि जब भी कोई बॉडी पर हम लोग बात करेंगे, अगर कोई बॉडी फ्लोट कर रही है तो फॉर फ्लोटिंग बॉडी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ buoyancy both lies in a same line। ठीक है, यानी कि जब भी हम लोग कोई भी बॉडी हो, चाहे फ्लोटिंग हो या फिर फुल्ली सबमर्ज्ड बॉडी हो, चलो फ्लोटिंग ही मान लो, चलो तो फ्लोटिंग बॉडी में आपको बॉडी का जी और बी दोनों जो होगा ये दोनों एक ही लाइन ऑफ एक्शन पर होना चाहिए, दोनों सेम लाइन पर होना चाहिए। ठीक है, और अगर नहीं भी होगा तो बॉडी अपने आप को पहले क्या करेगा, ओरिएंटेशन करेगा और इस तरीके से बॉडी अपने आप को एडजस्ट करेगा कि दोनों एक लाइन में आए। क्योंकि अगर दोनों एक लाइन में नहीं आया तो देखो mg डाउनवर्ड लगेगा, fb ऊपर लगेगा। अगर दोनों का लाइन ऑफ एक्शन एक नहीं हुआ तो मोमेंट जनरेट करेगा। क्योंकि देखो अगर मान लो mg ऐसे लग रहा है, ठीक है, और fb ऐसे लग रहा है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो गया तो बॉडी क्या करने लग जाएगी, रोटेट करने लग जाएगी, फ्लोट थोड़ी करेगी। तो जब भी कोई फ्लोटिंग बॉडी होगी तो उसका जी और बी एक ही लाइन पर होगा, और अगर नहीं भी हुआ तो पहले बॉडी अपने आप को एडजस्ट करेगा और एक लाइन में लेकर के आएगा। ठीक है, तो दीज आर दी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखना है, क्योंकि फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो स्टडी करेंगे, सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे कि फुल्ली सबमर्ज्ड बॉडी के स्टेबिलिटी कंडीशंस को स्टडी करेंगे। देन हम लोग फ्लोटिंग बॉडी को स्टेबिलिटी की कंडीशन को स्टडी करेंगे, मेटा सेंटर जानेंगे, मेटा सेंट्रिक हाइट जानेंगे, और ये क्लास आपका फर्दर कंप्लीट होगा। ठीक है, तो होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आएगा। ठीक है, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, गुड बाय।